एक था मुख्तार अंसारी। जी हां, वही मुख्तार अंसारी जिसके नाम से ही थर थर कांपते थे लोग। जेल में भी उसकी तूती बोलती थी। सत्ता से लेकर प्रशासन तक रहता था उसका एक छत्र राज। आइए देखते हैं सपा और बसपा सरकार में जेल में रहते हुए कैसे फल फूल रहा था उसका साम्राज्य। रुतबा, रौब, रंगबाजी मुख्तार का एक अतीत था। आज ये मुख्तार के बेटों का वर्तमान होता अगर यूपी में योगी की सरकार ना आती। हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में मुख्तार का सिक्का चला करता था। उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। 2017 में योगी की सरकार आई और माफिया मुख्तार की सारी हेकड़ी निकल गई। अपराध और राजनीति का मुख्तार अब इतिहास के पन्नों में सिमट करके रह गया। ये बात उन दिनों की। मोहम्मदाबाद फाटक पर काफिला पहुंचते ही सरकारी मशीनरियों से लेकर के हर कोई सख्ते में आ जाता था। सलाखों के पीछे से भी कभी उसका साम्राज्य कमजोर नहीं पड़ा था। 25 अक्टूबर 2005 में खुद जमानत तुड़वाकर जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी 19 साल के बाद ताबूत में घर वापस आया। माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी की मौत भी ठीक वैसे ही हुई जैसे एक आम आदमी की होती है। लेकिन मुख्तार कोई आम आदमी नहीं था। वो यूपी का एक ऐसा माफिया डॉन था जिसके नाम से ही एक समय पूर्वांचल में दहशत पैदा हो जाती थी। उसके नाम से ही पुलिस महकमे में कई अफसरों को सांप सूंघ जाता था। एक समय उसकी हनक किसी विधायक या सांसद से ज्यादा थी। मुख्तार न सिर्फ एक माफिया था बल्कि 5 बार विधायक रहने वाला एक मंझा हुआ राजनेता भी। गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और बांदा समेत कई जेल में बंद मुख्तार अपराध के शिखर तक जा पहुंचा था। हालात ये थे कि प्रदेश ही नहीं बल्कि गैर राज्यों के कारागार के दरवाजे भी उसके एक इशारे पर खुल जाया क्या करते थे। पूर्वांचल से लेकर बिहार तक रेलवे, स्क्रैप, कोयला, रेशम इत्यादि के ठेके पट्टों पर फैसला जेल में ही हो जाया क्या करता था। 2002 में मोहम्मदाबाद में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद 1985 से विधायक लगातार बनकर के आ रहे मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर हार हो गई। बीजेपी के कृष्ण राय मोहम्मदाबाद के नए विधायक थे, जो फाटक के कभी अंसारी परिवार का पुश्तैनी ठिकाना हुआ करता था। उसको कुछ सालों बाद किसी ने ठोकर मारी थी। बस यहीं से मुख्तार के दिलो दिमाग में बदले की आग जलने लगी, जो 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या से ही ठंडी हुई। वो नवंबर का सर्द महीना था। मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय स्थानीय क्रिकेटर टूर्नामेंट के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। तभी AK-47 से लैस अपराधियों की गाड़ी ने सामने से कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर विधायक समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमला इतना भीषण और सुनियोजित था कि इससे सामने वाले को संभलने तक का मौका नहीं मिला। करीब 400 राउंड गोलियां चली और 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। इस हमले में विधायक कृष्णानंद राय के एक अलग पहचान वाले सिंबल, उनकी शिखा तक को काट दिया गया था। यह हत्या मुख्तार का अपने दुश्मनों को संदेश था कि उससे टकराने का अंजाम सिर्फ मौत है। इस हत्याकांड के बाद पूर्वांचल जल उठा था।
मुख्तार पर इस हत्याकांड की साजिश का आरोप था और मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की अगुवाई में इसे अंजाम दिया गया था। लेकिन बाद में सभी आरोपी इस केस से बरी हो गए थे। 2005 में मऊ जिले में दंगा हुआ था और तब मुख्तार अंसारी की खुली जीप पे सुरक्षा कर्मियों के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में घूमने की तस्वीर भी सामने आई। आरोप लगा ये दंगा मुख्तार के इशारे पर हुआ, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सका। इसी बीच मुख्तार ने सरेंडर किया और जेल चला गया। जानकार बताते हैं कि साजिश के तहत ही मुख्तार अंसारी ने जानबूझकर के जेल का रास्ता अख्तियार किया, जहां से उसने कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी, जिससे कोई शक ना हो। हालांकि इससे पहले भी मुख्तार पर 2004 में कृष्णानंद राय को मरवाने के लिए लाइट मशीन गन यानी कि LMG मंगवाने का आरोप लगा था। पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल की माने तो तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस ही नहीं होने दिया। सपा सरकार के समय मुख्तार अंसारी ने जेल में छोटा तालाब खुदवा रखा था और मछलियां पालता था। वहीं तब के डीएम मुख्तार के साथ जेल में बैडमिंटन खेलते थे। जेल मुख्तार के लिए सजा की जगह नहीं बल्कि माफिया राज का एक सुरक्षित वार्ड बन गया। कृष्णानंद समेत तमाम हत्याओं का प्लॉट जेल में रहते हुए उसने लिखा। जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो मुख्तार को लगातार योगी खटकते रहे। जब 2005 में मऊ में दंगा हुआ था तब सपा की सरकार के समय गोरखपुर से तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को मऊ से पहले दोहरी घाट में ही रोक दिया गया था। इसी तरह 2005 में जब मोहम्मदाबाद में बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या हुई तब भी योगी आदित्यनाथ मोहम्मदाबाद के लिए लाभ लश्कर के साथ निकले, लेकिन उन्हें मऊ शहर में ही रोक लिया गया। इसी तरह 2007 में आजमगढ़ में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला हुआ था। तब तत्कालीन सांसद योगी ने संसद के अंदर अपनी पीड़ा जताई थी। बताया जाता है कि यह हमला मुख्तार अंसारी के इशारे पर ही हुआ था और मुख्तार से अदावत की असल वजह भी यही है। मुख्तार अंसारी सियासी संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले रसूखदार परिवार की वजह से बचा, फिर सपा बसपा सरकारों में डॉन का जलवा कायम रहा। जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो मुख्तार ने राइफल क्लब के जरिए हुई दोस्ती का फायदा उठाकर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का संरक्षण ले लिया। योगी सरकार ने पंजाब की जेल से मुख्तार को यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था। योगी राज में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अपराधी या तो दूसरे प्रदेश भाग जा रहे हैं या फिर अपराध से तौबा कर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ये कहानी है क्राइम की दुनिया के राजा की। मुख्तार अंसारी था गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह। वह अंदर हो या बाहर, उसके खौफ का साम्राज्य जेल में भी चलता था, बेखौफ। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी थी वजह जिसकी वजह से सलाखों के पीछे से भी फैला था उसका भौकाल। गुनाहों की दुनिया का बादशाह था मुख्तार। गुलाम भी मुख्तार का, बेगम भी उसी की। मुख्तार का अंत कैसा हुआ किसी को बताने की जरूरत नहीं, यह किसी से छिपा नहीं है। 2017 में सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश। मुख्तार का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी
और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में अंसारी परिवार का नाम था। 90 के दशक में यह वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। मुख्तार अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर साल 1996 में पहली बार मऊ के सदर विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। 2012 में कौमी एकता दल का गठन किया और चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। इसके बाद कौमी एकता दल से ही चुनाव मैदान में उतरा और जीत हासिल की। 2022 के चुनाव से मुख्तार ने दूरी बना ली और अपनी राजनीतिक विरासत बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। यहां से शुरू हुआ लाशें गिराने का सिलसिला। उसी दौरान एक कोर्ट परिसर में हुए गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। इसमें मखुनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली मारने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया वो मुख्तार का था। कहा जाता है कि वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के विरुद्ध 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। 3 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। इनमें जानलेवा हमला और शस्त्र अधिनियम के मामलों में वो दोष मुक्त हो चुका है, जबकि जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की सीबीआई जांच हो रही है। हत्या का एक मुकदमा खत्म कर दिया गया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे हैं। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहला हत्या का मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार पर तत्कालीन कांग्रेस नेताओं का भी हाथ रहा। प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का बन चुका है। दूसरा नाम, पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी जमा रहा है अपने पांव। देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में फैला है इसका नेटवर्क। सलाखों के पीछे से आखिर कैसे होता है संभव किसी के लिए जेल से गैंग का संचालन? आइए देखते हैं इस खास खबर में।
लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपने पंजे जमा रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। शुरुआत होती है 90 के दशक से, जब दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों का आतंक मुंबई में चरम पर था। 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद भारत छोड़कर भाग गया और विदेश से अपनी डी कंपनी को ऑपरेट करने लगा। आज कहानी अलग है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर ही अपना पूरा गैंग चला रहा है। दिल्ली के एक जिम मालिक की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। 12 सितंबर को हुए इस हत्याकांड में शामिल शूटर के तार बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई साल 2012 से जेल में है। पूरे देश में मौजूद कुल जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें टिकी है तो वो है गुजरात का साबरमती सेंट्रल जेल, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पता है। इस जेल के अंदर करीब 2600 कैदी बंद है और उन्हीं 2600 में से एक है लॉरेंस बिश्नोई। साबरमती जेल के दो हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस इस वक्त पुरानी जेल में बंद है। पुरानी जेल के एक अलग हिस्से में एक साथ 10 कमरे हैं, उनमें से 9 खाली हैं, जबकि 10वें कमरे में लॉरेंस पिछले 14 महीनों से अकेले रह रहा है। पिछले 14 महीनों में जब से लॉरेंस साबरमती जेल लाया गया है, तब से लेकर अब तक कोई भी बाहरी आदमी उससे नहीं मिला है। न कभी उसके घर वाले उससे मिलने आए, न कभी किसी बाहरी शख्स को उससे मिलने की इजाजत दी गई, न किसी और कोर्ट में पेशी के लिए वो खुद जेल से बाहर आया। और तो और आमने सामने कभी वो अपने वकील से भी नहीं मिल पाया। अलबत्ता इस दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुई। केस को लेकर वकील से कुछ बातें भी हुई, लेकिन ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। यानी एक लाइन में कहे तो साबरमती जेल आने के बाद से कुछ खास स्टाफ को छोड़ दे तो लॉरेंस तन्हा ही रहा है। बात 2023 की शुरुआत की, जब लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब की भटिंडा जेल में बंद था। इधर लॉरेंस भटिंडा जेल में था और उधर गुजरात की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक ड्रग केस और ड्रग सिंडिकेट के मामले की जांच कर रही थी। दरअसल 14 सितंबर 2022 को गुजरात एटीएस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। अल्तयासा नाम के इस पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद हुई थी। अलग अलग जेलों में बंद रहा बिश्नोई जेल की सलाखों के पीछे से ही अपना साम्राज्य चला रहा है। 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। बाबा सिद्दीकी कोई आम नेता नहीं थे, वो 3 बार विधायक रहे, महाराष्ट्र की सत्ता के करीबी थे और सलमान खान के खास दोस्तों में शामिल थे। सवाल यह है कि आखिर एक दशक से भी ज्यादा समय से अलग अलग जेलों में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपना दबदबा कैसे बनाए हुए हैं? अपने इस पूरे नेटवर्क को वो कैसे चला रहा है? सलाखों के पीछे बैठकर हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे मरवा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सलमान की जान का दुश्मन बना है कौन? मूसेवाला गोगा मेडी के हाई प्रोफाइल मर्डर का कौन है मास्टरमाइंड? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिसने ली है जिम्मेदारी, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल में बैठकर चलाता है गैंग और बड़ी हस्तियों के मर्डर की जेल से देता है सुपारी। आइए देखते हैं
जेल में जब सुरक्षा बंदोबस्त होता है भारी, तो गैंगस्टर जेल में बैठकर कैसे करते हैं मनमानी। सलमान की जान का दुश्मन। मूसेवाला गोगा मेडी का मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली। बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में सियासी घमासान शुरू हो गया था। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में एक शख्स को पुणे से गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान प्रवीण लोणकर के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने प्रवीण लोणकर को साजिश का पार्टनर बताया। ये कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद फिर से पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है। उसका जन्म 12 फरवरी 1993 को हुआ है। उसने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के दौरान ही वो एक छात्र संगठन से जुड़ा था, जहां पर उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई थी। इसके बाद बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। पिछले 2 दशक में उसने जुर्म का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया। उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का दावा किया था। इसके खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मामले हैं। राष्ट्रीय राजपूतानी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की भी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। जरायम की दुनिया में बढ़ते गए कदम। यहीं से पहली बार यूनिवर्सिटी की राजनीति और फिर जरायम की दुनिया में उसके कदम बढ़े। 2010 और 2012 के बीच हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा, मारपीट और डकैती जैसे संगीन मामलों में उसके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वो शराब की तस्करी, हथियारों की तस्करी और दूसरे क्रिमिनल्स को पनाह देने में शामिल हो गया। कुछ ही सालों में लॉरेंस की गैंग ने पंजाब से बाहर भी अपने पैर पसार लिए। उसका गैंग पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अब उसके गुर्गे शराब माफिया पंजाबी गायकों और दूसरे रसूखदार लोगों से पैसे वसूलने के काम में शामिल हो गए। सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस ने युवाओं को अपने गैंग में शामिल करना शुरू किया। क्यों सलमान से है दुश्मनी? 1998 में सलमान खान के ऊपर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। आरोप था कि सलमान खान ने जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान शहर से सटे कांकाणी गांव के पास 2 काले हिरणों को मारा है। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत मानते हैं। वो इसकी पूजा करते हैं। ऐसे में सलमान खान बिश्नोई समाज के निशाने पर आ गए। इस मामले के बाद से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही साल 2023 में एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में लॉरेंस ने सलमान को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान खान की हत्या की साजिश कर चुका है। इस साल भी बिश्नोई गैंग के लोगों ने सलमान के घर की बालकनी पर गोली चलाई थी। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी हुई है। 2 साल पहले 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने बिश्नोई की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली। उस समय बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। 2022 तक लॉरेंस बिश्नोई पिछले 12 सालों में 36 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें से 21 विचाराधीन है, 9 में बरी हो चुका है और 6 में सजा हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े गैंग का सरगना जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना काम कर सकता है? सवाल ये भी है कि बिश्नोई का रसूख कितना ऊपर तक है और क्यों? बिना किसी शय के इतने बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट को कोई कैसे चला सकता है? कनेक्शन और देश समेत बाहर के मुल्कों में फैले उसके नेटवर्क का यही जाल शायद उसका सुरक्षा कवच है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।